सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमूरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना ये वीडियो है ये रहेगा जो विभिन्न विभागों की या शिक्षा विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि पिछले वीडियो को आपने खूब सराहा और ढेर सारा स्नेह दिया। तो ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली किन किन योजनाओं को कवर करने जा रहे हैं वो एक बार आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि सबसे पहले राजश्री योजना होगी, पालनहार योजना, स्माइल प्रोग्राम, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल, स्टार प्रोग्राम, राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल, मिशन ई विद्यालय, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के, दीक्षा और निष्ठा। इन सभी योजनाओं को अच्छे से कवर किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये सभी जो योजनाएं हैं मैंने ये जो पोर्टल है, चाहे वो जन सूचना पोर्टल हो, जन कल्याण पोर्टल हो, या फिर जो शाला दर्पण हो, या जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की साइट हो, वहाँ से इन आंकड़ों को इकट्ठा किया है और आपके सामने ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो योजना रहेगी अपनी वो रहेगी CM राजश्री योजना। CM राजश्री योजना। अब इसका केवल नाम इतना भी आ सकता है कि राजश्री योजना या फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना। बालिकाओं के लिए शुरू की गई योजना है, 2016-17 में शुरू की गई थी और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना है। अब इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी बालिकाएं पात्र होंगी। सबसे पहले देखेंगे पात्रता। तो पात्रता में क्या है कि बालिका जिसका जन्म 1 जून 2016 को या उसके बाद हुआ हो, यानी 1 जून 2016 से अगर पहले किसी बालिका का जन्म हुआ है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। और उसका जन्म भी कहाँ होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई पंजीकृत या अधिकृत हॉस्पिटल है उसके अंदर संस्थागत प्रसव होना अनिवार्य है। संस्थागत प्रसव का मतलब है कि हॉस्पिटल के अंदर ही डिलीवरी हो। ऐसा नहीं कि घर में डिलीवरी होगी और जा रही होगी फिर हमें तो राजश्री योजना का लाभ दे दो, ऐसा नहीं होगा। जो दूसरी बात है वो क्या है कि प्रसूति महिला राजस्थान की मूल निवासी हो और उसके पास क्या हो, जन आधार कार्ड हो। प्रसूति महिला जिसने बच्ची को जन्म दिया है वो राजस्थान की मूल निवासी हो और उसके पास जन आधार कार्ड हो। तीसरी पात्रता है इसकी कि गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट कक्षा में 2021-22 में उसने एडमिशन लिया हो। यानी कि ऐसी बालिका जिसका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंजीकृत हॉस्पिटल है उसके अंदर हो, उसकी जो माता है यानी कि जो प्रसूति महिला वो राजस्थान की मूल निवासी हो, आधार कार्ड उसके पास हो और उस बच्ची ने पहली क्लास के अंदर 2021-22 में एडमिशन लिया हो, तभी क्या होगा, उसकी आगे आने वाली किस्तें उसको प्राप्त होंगी। जो तीसरी से छठी किस्त जो है वो तभी मिलेगी। यानी कि कुल CM राजश्री योजना के अंदर जो वित्तीय सहायता की जाती है वो कुल 6 किस्तों के माध्यम से की जाती है। तो पहली किस्त तो बच्ची के जन्म के ऊपर ही दी जाती है और दूसरी किस्त जो है वो उसने जब पहले 1 साल का हो जाती है बच्ची, टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है उस समय, और मैक्सिमम 2 जीवित संतानों तक ही यह राजश्री योजना लागू है। ऐसे नहीं कि 4 बच्चियां हो गई और फिर तीसरी बच्ची का आप राजश्री योजना में आप मांगने जा रहे हो, चौथी के लिए मांगने जा रहे हो, नहीं। 2 जीवित संतान आपके पास हैं और उनमें से अगर दोनों बच्ची हैं तो भी मिलेगा और अगर एक बच्ची है तो भी मिलेगा। अब देखिए, योजना महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्यों शुरू की, इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, सीधी सी बात है भाई। अगर हॉस्पिटल में महिला जाएगी और डिलीवरी वहाँ करवाएगी, प्रसव वहाँ होगा, तो उसके चांसेस अच्छे से डिलीवरी होने के ज़्यादा रहेंगे और जिसमें माता को भी मरने का डर नहीं रहेगा, बच्ची को भी स्वस्थ होने का चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी कि जो डिलीवरी होगी ना वो कहाँ पर होनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर हो, ऐसा उनका उद्देश्य रखा गया।
तीसरा जो उद्देश्य है वो है कि बालिका का समग्र विकास करना, बालिका का समग्र विकास करना। चौथा उद्देश्य है बाल लिंगानुपात को सुधारना, बाल लिंगानुपात को सुधारना। नेक्स्ट है बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। देखिए क्या होता है कि जो अभी भी जो राजस्थान के अंदर जो है ना पिछड़े इलाके ना, वहाँ पर बालिका के जन्म को ना अपशगुन माना जाता है और वहाँ पर बालिका की मृत्यु तक या मतलब उसको मार तक दिया जाता है। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर होगा तो क्या होगा कि वहाँ मान और भी लोग देखेंगे और हॉस्पिटल के अंदर होगा तो उसकी भाई एक प्रोसेस होगी, तो वहाँ पर बालिका शिशु मृत्यु दर में क्या होगी, कमी आएगी। नेक्स्ट उद्देश्य है बालिका का विद्यालयों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका का विद्यालयों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि जो आगे की जो किस्तें हैं ना, तीसरी चौथी पांचवी छठी किस्तें, वो तभी दी जाएंगी जब आप गवर्नमेंट स्कूल में उस बच्ची को भेज रहे हो। और अगला उद्देश्य है कि बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना, बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना। तो मोटे तौर पर अगर अपन देखें, ये सभी बातें इसके अंदर बताई गई हैं, लेकिन भाई मोटिवेशन आप दे रहे हो ना, फ्री फोकट में तो आएगा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 किस्तों में 50,000 रुपये देगी गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, 50,000 रुपये देगी 6 किस्तों में। अब देखिए किस प्रकार से देगी वो, देखो जन्म के समय यानी कि जो पहली किस्त होगी वो 2500 रुपये है, और 1 वर्ष का टीकाकरण होने के बाद में यानी कि जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी तो उसको 2500 रुपये और दिए जाएंगे। थर्ड किस्त कब दी जाएगी, जब वह पहली कक्षा में एडमिशन लेगी, और कहाँ पर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ये कंपलसरी है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है पहली क्लास में, और वो जो तीसरी किस्त होगी वो 4,000 रुपये में दी जाएगी। चौथी किस्त छठी क्लास में एडमिशन लेने के समय 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। पांचवी किस्त 11,000 रुपये 10वीं क्लास में एडमिशन के समय। और छठी किस्त है ना 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में दी जाएगी, 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कुल 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब देखिए याद कैसे करें, देखो पहली दूसरी के अंदर तो 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, तीसरी में 4,000, चौथी में 5,000, तीसरी किस्त में 4,000, यानी कि तीसरी में 4,000, चौथी में 5,000, और लास्ट वाले में 25,000। बच की किसी पांचवी किस्त के अंदर 11,000 रुपये दिए जाते हैं। ये हो गई सीएम राजश्री योजना। नेक्स्ट देखिए पालनहार योजना। पालनहार योजना वित्तीय वर्ष 4-5 के अंदर स्वीकृति थी और 8 फरवरी 2005 से यह शुरू की गई है। और विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार है। और यह योजना किसके लिए लागू की गई है, अनाथ बच्चों के लिए लागू की गई है। इसके तहत क्या किया गया है कि अनाथ बच्चों की पालन पोषण शिक्षण व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही उस अनाथ बच्चे के रिश्तेदार को पालनहार बनाकर की जानी है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि पालनहार योजना जो है वो किसके लिए लागू की गई है, अनाथ बच्चों के लिए लागू की गई। और अनाथ है इसका मतलब क्या हुआ, उसके आसपास कोई भी पड़ोसी या कोई उसका रिश्तेदार है उसको क्या किया जाएगा, उसका पालनहार बनाया जाएगा। और उसको पालनहार बनाकर उसकी जो शिक्षण व्यवस्था है, उसका जो पालन पोषण है वो संस्थागत न करके समाज के अंदर ही उसको साथ में रखकर उसका पालन पोषण किया जाना है पालनहार के द्वारा। अब देखिए इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या पात्रताएं। तो सबसे पहले तो जो पालनहार परिवार है ना उसकी आय है ना 1.20 लाख से ज़्यादा ना हो, यानी कि 1,20,000 रुपये ज़्यादा उसकी सालाना आय ना हो, वो ही व्यक्ति उसका पालनहार बनने के योग्य है। अब देखिए अनाथ बच्चों में कौन सा आएगा, अनाथ बच्चों में कौन सा आएगा, अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो गया हो, यानी कि कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं, उन्हीं को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला तो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो गया हो। सेकंड है मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, यानी कि जिनको मृत्युदंड दे दिया गया हो माता पिता को, या उनको आजीवन कारावास देकर जेल में भेज दिया गया हो, तो ऐसे माता पिता के बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
तीसरा है निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे। अब देखिए यहाँ पर 3 बच्चे जो है इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाली जो कैटेगरी है उनके अंदर कितने भी बच्चे हों वो पालनहार योजना का लाभ ले सकेंगे, लेकिन अगर निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता उसके 3 बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। अगली श्रेणी है HIV या एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे। 8वें नंबर पर है विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, और 9वीं है तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, और अभी जो वर्तमान में जो नई श्रेणी जोड़ी गई है सबसे लास्ट में 10 नंबर पर जो है सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे। यानी कि इन 10 श्रेणियों के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई बच्चा आता है, तो उसको पालन या हार योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करें कि आवेदन की तिथि से कम वह 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा हो। आवेदन की तिथि से कम वह 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा हो। अब देखिए सहायता राशि क्या मिलेगी। सहायता राशि में क्या दिया जाएगा, जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं, अनाथ श्रेणी के बच्चे यानी कि जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, उनको तो जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे उनको तो 1500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में आज के दिनांक को भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं अनाथ श्रेणी के बच्चे जो 0 से 6 आयु वर्ग के, और जो 6 से 18 आयु वर्ग के यानी कि 6 से ऊपर आयु वर्ग के हैं और 18 वर्ष तक हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। अनाथ श्रेणी की बात करें 2 श्रेणियां बनी है इसके अंदर, एक तो अनाथ श्रेणी जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, और दूसरी श्रेणी है जो ये 9 श्रेणियां बच गई इसके अलावा वो है। तो अन्य श्रेणी में जो बालक हैं, अब बालक का तात्पर्य है कि लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं इसमें। तो अन्य श्रेणी में जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको पीछे 500 रुपये दिए जा रहे थे, अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 750 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में 750 रुपये दिए जा रहे हैं अन्य श्रेणी के जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको, और जो 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको वर्तमान में 1500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। यानी ये रहे 750 रुपये प्रति माह और 1500 रुपये प्रति माह अनाथ श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको 1 जुलाई 2023 से, यानी कि अभी शुरू किया इसको अमेंडमेंट जो किया है अभी। पहले 500 और 1000 रुपये देते थे अन्य श्रेणी के बच्चों को, अभी कितने दे रहे हैं, 750 रुपये और 1500 रुपये दे रहे हैं। उसके अलावा भाई 1500 और 2500 अनाथ श्रेणी के लिए और अन्य श्रेणी के लिए 750 और 1500। उनके अलावा और क्या दिया जा रहा है, वस्त्र स्वेटर जूतों के लिए उनको क्या किया जा रहा है, 2000 रुपये वार्षिक अनुदान भी दिया जा रहा है। यानी कि साल में एक बार 2000 रुपया दिया जाएगा जूता के लिए, स्वेटर के लिए और अन्य वस्त्रों के लिए। लेकिन इसमें भी जो विधवा पालनहार है और जो नाता पालनहार है ना उनको ये दे नहीं है। यानी कि 2 श्रेणियों को हटा दिया गया है 2000 रुपये में, विधवा पालनहार और जो नाता पालनहार है ना उनको ये दे नहीं है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि वो बच्चे जो हैं वो जो 3 से 6 साल के वो तो आंगनबाड़ी में पंजीकृत होने जरूरी है, और जो 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पंजीकृत होने जरूरी हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। यानी कि भाई एक हूँ लेके 2 साल का बच्चन तो कटे गाला पा कटे गुन गाला, यानी कि 3 लेके 6 साल तक जो आंगनबाड़ी में जा बच्चों वो कंपलसरी है। अगर आंगनबाड़ी में उसका नाम नहीं है ना तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका भी न पंजीकरण होना जरूरी है, यानी कि वो स्कूल में जाने जरूरी है। 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये है पालनहार योजना। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा लें इसमें कि 10 कैटेगरीज हैं। अनाथ जो बच्चे हैं उनको दी जाती है इस योजना का लाभ, और पालनहार परिवार की आय 1,20,000 से ज़्यादा ना हो। 2 श्रेणियां हैं, अनाथ श्रेणी और अन्य श्रेणी। अनाथ श्रेणी में 1500 रुपये और 2500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, और अन्य श्रेणी में वर्तमान में 750 रुपये और 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष इसका पंजीकरण कराना पड़ेगा। ई मित्र पर आप पंजीकरण करवा सकते हो। नेक्स्ट है, अब देखिए कोविड-19 के दौरान शिक्षा विभाग में जो नवाचार किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। कोविड-19 के दौरान शिक्षा विभाग ने क्या क्या नवाचार किए उनको पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा नवाचार था स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया था
कि भाई स्कूलें तो बंद हो गई थी और बच्चों तक कंटेंट पहुंचाना था, तो उसके लिए स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, चाहे वो राजस्थान में किसी भी एग्जाम हो, स्माइल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सोशल मीडिया इंटरफेस फोर। इस फोर को अच्छे से कर लेना, इस फोर की जगह कई बार ऑफ कर देता है, कई बार दे कर देता है, फोर और ऑफ में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। और ये जो स्माइल प्रोग्राम है मुख्यतः मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में चलाया गया है। स्माइल प्रोग्राम के तहत भी स्माइल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 बार उसको चलाया गया था। स्माइल 1.0 या केवल स्माइल बोल सकते हो आप, स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0। जो स्माइल की शुरुआत थी, जब सबसे पहले कोरोना आया था और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस समय 13 अप्रैल 2020 को स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अब इसको याद कैसे करें? 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रहता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ठीक उसके 101 साल बाद, ठीक उसके 101 साल बाद 13 अप्रैल 2020 को, यानी ऐसे याद कर लो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड करके जो जनरल डायर था ना, वो क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था। वो क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था। यानी कि 13 अप्रैल 2020 को स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई। स्माइल 2 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई। और स्माइल 2 जो प्रोग्राम था, वो आओ घर से सीखे प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। आओ घर से सीखें 1.0 या आओ घर से सीखे प्रोग्राम के तहत स्माइल 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और आओ घर से सीखे प्रोग्राम जो है वो 26 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। स्माइल 3.0 21 जून, जो आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं अपन 21 जून, तो 21 जून 2021 को शुरू किया गया था स्माइल 3.0, जो आओ घर से सीखें 2.0 के तहत शुरू किया गया था। यानी कि स्माइल 2 और स्माइल 3 जो है वो आओ घर से सीखे प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए थे। अब आओ घर से सीखे प्रोग्राम जो है 2.0, उसके तहत स्माइल 3.0 शुरू किया गया, और उसके अलावा एक प्रोग्राम और शुरू किया गया इसी दिन, बैक टू स्कूल प्रोग्राम। यानी स्माइल 13 अप्रैल 2020 को, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को, स्माइल 3.0 21 जून 2021 को, और उसके साथ साथ आओ घर से सीखे और बैक टू स्कूल प्रोग्राम भी शुरू किए गए थे। अब इनको पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए, क्लास थोड़ी लंबी होगी आज, क्योंकि जो महत्वपूर्ण योजना है उनको सभी को कवर करने का प्रयास किया गया है, तो थोड़ा धैर्य के साथ है ना पढ़ते रहिए। अब देखिए स्माइल प्रोग्राम में क्या क्या बातें हैं। स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020 को जब ये शुरू किया गया था, तो इसमें क्या क्या बातें थी। तो सबसे पहले जो इसकी टैगलाइन थी, तो वो क्या थी? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। देखिए एग्जाम के अंदर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पुट कर लेता है कि स्माइल फर्स्ट की जो टैगलाइन थी वो क्या थी, स्माइल थर्ड की टैगलाइन क्या थी। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, यानी कि 9 बजे है ना, जो टीचर्स थे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कंटेंट को बच्चों तक भेजते थे। अब देखिए इसके अंदर क्या किया गया था कि यह क्लास 1 to 12 के लिए शुरुआत की गई थी। इसकी स्माइल 1.0 की शुरुआत क्लास 1 से लेकर 12 तक की के लिए की गई थी। अब इसमें था क्या? 30 से 40 मिनट के 4-5 वीडियो आते थे या उनका लिंक आता था, और वो टीचर क्या कर देते थे, वो ग्रुप के ऊपर भेज देते थे। अब वो जो कंटेंट है, जो सामग्री है, जो ई कंटेंट है, उसका चयन कौन कर रहा है? RSCERT। उसका चयन कौन कर रहा है? RSCERT उसका चयन कर रही है। मतलब क्या कंटेंट बच्चों को देना है, क्या बेचना है, उसका चयन कौन कर रहा था? RSCERT कर रहा है। अब RSCERT क्या करेगा? फिर किसके पास भेजेगा? JD के पास भेजेगा, जोनल डायरेक्टर के पास भेजेगा। यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में बच्चों तक है ना ई कंटेंट पहुंच रहा है स्माइल 1.0 के माध्यम से। JD क्या करेगा? संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, यानी जिस जिले में आप भेज रहे हो उसके संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेगा। फिर DO क्या करेगा? CBO को भेजेगा ब्लॉक स्तर पर। और CBO क्या करेगा? PEO को भेजेगा, यानी कि पंचायत स्तर पर PO को भेजेगा। और PO क्या करेगा?
जो दो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स और एक डिजिटल लर्निंग टीचर्स। भाई बच्चों के पास तो व्हाट्सएप वगैरह की व्यवस्था नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया? डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स और एक डिजिटल टीचर्स, सॉरी लर्निंग टीचर्स। दो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो पीओ क्या करेगा? इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजेगा टीचर्स वाले के ऊपर, और टीचर क्या करेगा? पेरेंट वाले के ऊपर भेज देगा कंटेंट को। अब देखिए इसके अलावा क्या होगा? स्टूडेंट स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए टीचर क्या करेगा? डेली 3 स्टूडेंट से फीडबैक प्राप्त करेगा, यानी कि क्या बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट भेजा उसको उन्होंने देखा या नहीं देखा, पढ़ाई की या नहीं की, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? 3 स्टूडेंट से क्या करेंगे? फीडबैक लेंगे। ये था स्माइल 1.0। स्माइल 2.0, अब ये तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि कोरोना कितना लंबा चलने वाला, तो इसी हिसाब से क्या कि धीरे धीरे नए प्रोग्रामों को विकसित किया गया। तो स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को आओ घर से सीखें के तहत शुरू किया गया था। आओ घर से सीखे के तहत शुरू किया गया, और आओ घर से सीखे कब शुरू किया गया था? 26 अक्टूबर 2020 को। इस स्माइल 2.0 में क्या होता था, क्या क्या काम किया गया इसमें, ध्यान से देखो। इस स्माइल 2.0 में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, और वो व्हाट्सएप ग्रुप किसके थे? प्रत्येक क्लास के, 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग, यानी पहली को बना लियो, दूसरी क्लास को, तीसरी, चौथी, पांचवी, 12वीं तक बना दिया। अब क्या करेंगे? उस व्हाट्सएप ग्रुप पर टीचर क्या करेगा? गृह कार्य भेजेगा और या शिक्षण सामग्री साझा करेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर क्या करेगा? गृह कार्य साझा करेगा या शिक्षण सामग्री उसको भेजेगा। किसको? स्टूडेंट को। बच्चे को भेज दी। अब बच्चे को क्या करना होगा? वो काम करेगा वो, और वो काम करके उस गृह कार्य की फोटो वापस उसी ग्रुप पर भेजेगा कि सर जी मैं काम कर लियो। ये भी कंफर्म होना जरूरी है ना कि भाई आपने तो क्या किया, बच्चे को होमवर्क दे दिया, लेकिन बच्चे ने किया है कि या नहीं किया है। तो वो क्या करना था कि बच्चे को होमवर्क करने के पश्चात वापस उसी ग्रुप के ऊपर क्या करना था? गृह कार्य की फोटो भेजनी थी। अब देखिए इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में इनमें कौन कौन होता था? एक तो क्लास टीचर होता था। भाई अगर मान लो मैं 8वीं कक्षा का क्लास टीचर हूँ, तो उसके अंदर कौन कौन से होंगे? उस ग्रुप में क्या होगा? एक तो स्टूडेंट होंगे सभी, और एक 8वीं क्लास का क्लास टीचर होगा, और एक सब्जेक्ट टीचर होगा। अगर मैं गणित विज्ञान पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर मैं ही होऊंगा। अगर कोई दूसरा टीचर अगर गणित विज्ञान पढ़ा रहा है तो इस ग्रुप के अंदर 8वीं कक्षा के क्लास टीचर होगा, सभी विद्यार्थी होंगे, और वो सब्जेक्ट टीचर होगा। अब वो सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा? जैसे ही मान लो बच्चों ने क्या किया, एक चैनल के माध्यम से वापस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना होमवर्क करके डाल दिया, तो टीचर क्या करेगा? उसको चेक करेगा, उस होमवर्क को चेक करेगा कि बच्चे ने क्या किया, उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद में उसका पोर्टफोलियो तैयार करेगा। मतलब उसकी एक फाइल होगी, प्रॉपर फाइल होगी, और प्रत्येक बच्चे की क्या होगी? फाइल होगी, और उसके अंदर वो होमवर्क की जो फोटो भेजी है उसने, वो प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और उसको उस फाइल में लगाना पड़ेगा। ये एक पूरा प्रोसेस था। अब सभी के पास तो व्हाट्सअप है नहीं, या मोबाइल भी नहीं है घर वालों के पास में, तो क्या किया? अगर जिनके पास व्हाट्सअप नहीं है, व्हाट्सअप की व्यवस्था नहीं है, तो टीचर क्या करेगा? घर घर जाएगा और उन बच्चों को होमवर्क देगा, और होमवर्क देने के बाद में जब वो नेक्स्ट बार जाएगा ना, तो क्या करेगा? वो जो बच्चों ने होमवर्क कर रखा है उसको इकट्ठा करेगा और उसका पोर्टफोलियो संधारण करेगा। अब देखिए जो होमवर्क था स्माइल 2.0 के तहत, वो किस प्रकार से दिया जा रहा था कि पहली से लेकर 5वीं तक तो सोमवार न दिया जाता, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक तो सोमवार को, और 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक सोमवार और बुधवार 2 दिन, और 9वीं लेकर 12वीं तक की फिक्स को नहीं हो। फिक्स होने का मतलब कि 9वीं से लेकर जो 12वीं तक के बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो उनको ये परमिशन थी कि वो अपने गार्जियन से है ना अनुमति लेकर वो कभी भी है ना विद्यालय में आ सकते हैं और टीचर से परामर्श कर सकते हैं, होमवर्क ले सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें थी स्माइल 2.0 की, जिसकी शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई आओ घर से सीखे के तहत। नेक्स्ट है स्माइल 3.0। स्माइल 3.0 जो आओ घर से सीखे के तहत शुरू किया गया था। आओ घर से सीखे 2.0 के तहत स्माइल 3.0 शुरू किया गया था। यानी देखो कहीं याद करा, दूसरे में तीसरो यानी कि आओ घर से सीखे 2 के तहत स्माइल 3 शुरू किया गया। दोनों की दिनांक सेम ही है,
21 जून यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस दिन शुरू किया गया था, 21 जून 2021 को। अब इस स्माइल 3.0 के तहत कुछ प्रोग्राम थे जिनको संचालित किया जा रहा था। कि एक तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था बैक टू स्कूल प्रोग्राम। अब सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बैक टू स्कूल प्रोग्राम किस योजना के तहत शुरू किया गया था, तो उसमें नाम दे देगा आपको स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3। तो आपको याद रखना है कि बैक टू स्कूल प्रोग्राम स्माइल 3.0 के तहत शुरू किया गया था। एक क्विज दी जाती थी बच्चों को, एक क्विज होती थी, व्हाट्सएप के ऊपर क्विज भेजते थे सैटरडे को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक क्विज वाला जो प्रोग्राम था वो किसके तहत शुरू किया गया था, स्माइल 3.0 के तहत शुरू किया गया था। उसके बाद में आता है एक नाम आता है मिशन समर्थ। यह है बहुत एग्जाम में आ चुका, मिशन समर्थ बहुत एग्जाम में आ चुका और इसकी प्रबल संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि इस मिशन समर्थ के तहत जो CWSN बच्चे हैं, पहली से लेके 12वीं तक के, CWSN से तात्पर्य है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी कि जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए मिशन समर्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था स्माइल 3 के तहत। जिसमें क्या किया गया था कि वीडियो और ऑडियो लेक्चर भेजे जाते थे, बच्चों को वीडियो और ऑडियो सामग्री भेजी जाती थी व्हाट्सएप के माध्यम से। और CWSN बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। CWSN बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। प्रोग्राम का नाम है मिशन समर्थ, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या बातों पर जोर दिया गया। एक तो बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया। बुनियादी शिक्षा का मतलब है कि टावरान है ना, जोड़ बाकी गुणा भागी आना जरूरी है। अगर हिंदी में तो उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, यानी कि बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसके अलावा पुस्तक वितरण की बात कही गई थी। टीचर कॉलिंग, टीचर क्या करते थे, बच्चों को कॉल करते थे और उनका फीडबैक लेते थे। उसके अलावा होमवर्क व वर्कशीट तैयार करना और लर्निंग गैप को कम करने के लिए वर्कबुक हल करवाना। ये सारे काम करने के बाद में टीचर्स को क्या करना होता था, उनका सभी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना था, यानी कि पोर्टफोलियो फाइल संधारण करना होता था। प्रत्येक बच्चे की फाइल होती थी, उसमें लगा देना होता था। अब देखिए यहाँ पर ये शिक्षण कार्य तो हो रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके अलावा भी क्या किया गया था, दूरदर्शन के माध्यम से तो शिक्षा दर्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा था। आकाशवाणी की हेल्प से शिक्षावाणी कार्यक्रम और एक बहुविध शिक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा था। अब स्माइल 3.0 के जरिए सामग्री जो थी वो प्रत्येक बच्चे के पास में कब पहुंच जाती थी, प्रातः 8 से 8:15 के बीच में। देखिए जो पहला स्माइल था ना, उसमें 9 बजे के आसपास 9 बजे कंटेंट डाला जाता था, लेकिन स्माइल 3 में 8 और 8:15 के बीच में सामग्री भेजना अनिवार्य था। अब जो सामग्री भेजी जाती थी उसका स्तर कैसा होता था, भाई कोरोना ना शिक्षा ने पार लगा दी। कैसे पार लगा दी कि मतलब 9वीं वाला 10वीं में आ गया, 10वीं वाला 11वीं में आ गया और ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं की और अच्छे अच्छे नंबर आ गए, 90%, 95%। अब उनका जो लर्निंग गैप था उसको पूरा करने के लिए जो ये सामग्री भेजी जाती थी वो किस प्रकार की होती थी। जो पहली दूसरी ने सामग्री भेजता वो कैसी होती थी, पूर्व प्राथमिक स्तर की। तीसरी क्लास वाला जो भेजता सामग्री व्हाट्सएप के ऊपर, वह कहें कि उनकी फर्स्ट स्तर की सामग्री, यानी कि वो क्लास तो तीसरी में है लेकिन वो पढ़ रहे हो कि है पहली क्लास को मामलों पढ़ रहे हो पूरा ही। चौथी 5वीं क्लास के बच्चे थे, उनको क्या किया था, थर्ड स्तर की सामग्री, यानी कि तीसरी क्लास में जो भी बातें होती है, जो भी सामग्री होती है वो भेजी जाती थी चौथी 5वीं वाले को। और छठी से लेकर 12वीं वाले को क्या था, कक्षा स्तर के अनुरूप ही सामग्री भेजी जाती थी। अब होमवर्क जो दिया जाता था बच्चों को वो कब दिया जाता था, स्माइल 3 के तहत 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को सप्ताह में एक दिन, 1 डे इन ए वीक, यानी कि एक दिन और वो के हो प्रत्येक सोमवार, यानी कि सोमवार ने पहली लेके 5वीं तक के बच्चा ने सोमवार ने होमवर्क दियो जाता। और छठी लेके 12वीं तक के बच्चा ने 2 दिन, सोमवार और बुधवार, 2 दिन होमवर्क दियो जाता छठी लेके 12वीं के बच्चा। अब ये है आपका स्माइल 3 प्रोग्राम।
अब देखिए आप है ना इस्माइल फर्स्ट सेकंड थर्ड को अपने दिमाग में एक बार बैठाओ कि इस्माइल फर्स्ट कब शुरू किया गया, सेकंड कब और थर्ड कब। पहले में कौन कौन सी योजनाएं शुरू थी, सेकंड में कौन सी और थर्ड में कौन सी। जब तीनों को आप एक साथ पढ़ोगे तभी आपको ये याद रह पाएंगे। अब देखिए अभी अपन ने नाम पढ़ा है कि दूरदर्शन से शिक्षा दर्शन और आकाशवाणी से शिक्षावाणी दो प्रोग्राम और चलाए गए थे। अब आकाशवाणी से शिक्षावाणी यानी कि रेडियो का प्रोग्राम है, आकाशवाणी रेडियो का प्रोग्राम है, तो शिक्षावाणी शिक्षावाणी आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं कि शिक्षावाणी प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो 11 मई 2020 को शुरू किया गया था शिक्षावाणी। 11 मई 2020 को, जब शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था ना पहली बार जब कोरोना आया था उस समय, और 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षावाणी प्रोग्राम था। इसमें क्या होता था कि 55 मिनट का प्रोग्राम है ना वो सुनाया जाता था बच्चों को, 55 मिनट का प्रोग्राम। अब यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि शिक्षावाणी के तहत कितने घंटे का या कितने मिनट का प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो 55 मिनट का, और वो भी फिक्स था 10 बजे से लेकर 10:55 तक, यानी कि 10 बजे से लेकर 10:55 तक 55 मिनट शिक्षावाणी प्रोग्राम प्रसारित हो तो रेडियो पर। अब किसके नेतृत्व में, RSCRT के नेतृत्व में होता था। और ये जो कंटेंट था ना ये कौन तैयार करती थी, डाइट तैयार करती थी। नेतृत्व तो कौन था, RSCRT करती थी, और कंटेंट कौन तैयार करता था, डाइट करती थी। और इस शिक्षावाणी प्रोग्राम की एक टैगलाइन थी, भाई वाणी यानी क्या, सुनना, वाणी का मतलब बोल रहे हो आप और उसको सुन रहे हो, तो सुनने वाले में क्या हो, टैगलाइन थी प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यह टैगलाइन थी शिक्षावाणी की। क्वेश्चन आएगा कि शिक्षावाणी की टैगलाइन क्या है, तो जब शिक्षा दर्शन और शिक्षावाणी पढ़ लोगे उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वाणी वाले में तो आपको क्या याद रखना, कान लगाओ, कोई बोल रहा है तो आप क्या करोगे, कान लगाओगे, शिक्षावाणी तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक इसी प्रकार शिक्षा दर्शन में क्या था, दर्शन यानी देखना, यानी कि ये क्या था, दूरदर्शन के ऊपर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये किसकी टैगलाइन है, शिक्षा दर्शन की। अब देखो शिक्षा दर्शन है ना वो दूरदर्शन पे शुरू किया गया था 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा कि 9वीं 10वीं ने तो कितनी देर तक प्रोग्राम प्रसारित हो, तो 11वीं 12वीं के लिए कितनी देर तक, और पहली से लेकर 8वीं तक कितनी देर के लिए प्रोग्राम प्रसारित होता। तो 9वीं से लेकर 10वीं यानी कि 9th to 10th के लिए 60 मिनट प्रोग्राम हो, तो और यो भी पूछो जा सका है कि कितना बजे लेके कितने बजे तक, तो 12:30 लेके 1:30 बजे तक, 12:30 लेके 1:30 PM तक, यानी दोपहरी के में। 11वीं 12वीं ठीक है क्या, जस्ट बाद में 1:30 लेके 2:30 तक, 1:30 लेके 2:30 तक, यो भी 60 मिनट प्रसारित हो, तो 1 को 8 कर लिए, 3 लेके 4:15 के बीच में है ना 75 मिनट, यानी जो सोने वाला टाइम हो ना गर्मिया का मज में बीच में, वह मैं तो पढ़ाऊँ था 9वीं 10वीं क्योंकि बोर्ड क्लास है 10वीं। ठीक, तो 12:30 बजे लेके और 1:30 बजे तक 60 मिनट, 11वीं 12वीं ने 1:30 2:30 तक 60 मिनट, पहली 8वीं ने 3 लेके 4:15 तक 75 मिनट, यानी टोटल कितना टाइम होगा 195 मिनट। यानी शिक्षा दर्शन के तहत 195 मिनट बच्चों को दूरदर्शन के ऊपर प्रोग्राम दिखाए जाते थे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही और बचा है, धैर्य बनाए रखो। वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैंने कोशिश की है कि भाई एक ही वीडियो के अंदर है ना आपको बार बार है ना एक ही वीडियो में चीज़ें उपलब्ध करवा दूँ ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़े आगे करके। नेक्स्ट प्रोग्राम था हवा महल, नाम से ही पता चल रहा है हवा महल यानी बच्चों का झरोखा। हवा महल भाई हवारी है मतलब झरोखा है, यानी कि इसका एक अन्य नाम भी दिया गया है बच्चों का झरोखा, जो शुरुआत की गई थी 2 मई 2020 को। हवा महल की शुरुआत 2 मई 2020 को की गई। किसके द्वारा इसका संचालन किया गया था, RSCRT के द्वारा इसका संचालन किया गया था। और इसका एक साप्ताहिक अंक आता था, साप्ताहिक अंक आता था शनिवार को, जो बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता था, जिसमें 5 शीर्षक होते थे, आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना यानी टीचर्स कॉर्नर।
ये 5 शीर्षक होते थे हवा महल के अंदर, RSCRT के द्वारा संचालित है। 2 मई 2020 को शुरू किया गया। और हवा महल से पता चल रहा है कि झरोखा, हवा महल यानी जहाँ से हवा आ रही हो, यानी बच्चों का झरोखा। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है, एग्जाम में आप हवा महल पढ़ के गए और वहाँ पर पहला ऑप्शन होगा ताजमहल, और पहला ऑप्शन देखते आपने टिक कर दिया, तो उसको आसानी से पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। और उसके अलावा देखिए जो शिक्षा विभाग में जो कार्मिक हैं, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको अभी महात्मा गांधी स्कूल का इंटरव्यू देना है, तो उनको तो वैसे भी पता है, केवल उनको एक बार रिकॉल करना है, एक बार उनको तो थोड़ा सा है ना रिकॉल करना, थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि योजनाएं उन्होंने क्रियान्वयन किया है, धरातल पर उन्होंने काम किया है, तो उनको पता है, उनको केवल तो याद करना है, बस एक बार देखना है। अब देखिए नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। पोर्टल है, 6 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी और यह यूनिसेफ की सहायता से संचालित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए कि राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल है वो किसकी हेल्प से संचालित है, तो यूनिसेफ की हेल्प से संचालित है। एक पोर्टल है और इस पोर्टल पर क्या किया जाता है भाई, नाम से पता चल रहा है कैरियर गाइडेंस, यानी कैरियर के लिए उसका मार्गदर्शन कर रहे हो आप। किन का कर रहे हो, पहली बात तो न्यू जरूरत कौन पड़े कैरियर की गाइडेंस करने की, 9वीं से लेकर के जो 12वीं तक के छात्र होते हैं उनको गाइडेंस किया जाता है, यानी कि छात्रों को जानकारियां दी जाती हैं किसके बारे में, रोजगार के बारे में, छात्रवृत्ति के बारे में और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के बारे में इनको गाइडेंस दी जाती है। अब ये शुरुआत तो 2019 में हुआ था, लेकिन कोविड-19 आ गया था और कोविड-19 के दौरान क्या हुआ फिर 10 अप्रैल 2020 से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इसका क्या कर दिया गया, लाइव सेशन कर दिया गया, लाइव सत्र कर दिया गया राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल का, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी 2019 को की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है स्टार प्रोग्राम। 2 स्टार प्रोग्राम है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक राजस्थान गवर्नमेंट को। अपन जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट वाला पढ़ रहे हैं अभी। स्टार प्रोग्राम फुल फॉर्म याद रखना है इसकी, सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट, सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से फुल फॉर्म ही पूछी जाती है और ये टू और ऑफ वाला चक्कर भी हमेशा याद रखना, यहीं से गड़बड़ होती है। शुरुआत कब की गई, 21 जनवरी 2021 को, 21/1/21 स्टार, 21/1/21 स्टार, कितना स्टार है 21/1/21, यानी 21 जनवरी 21 को स्टार प्रोग्राम शुरू किया। बात करें किसने शुरू किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया, और किस प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया, बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत स्टार प्रोग्राम चलाया गया। क्यों चलाया गया कि कोरोना काल में जो बच्चों के जो लर्निंग गैप रह गया था, जो लर्निंग लॉस हुआ था, उसको पूरा करने के लिए या उसको उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उसको कम करने के लिए स्टार प्रोग्राम चलाया गया। 21/1/21 कितना स्टार है, 21/1/21। नेक्स्ट है मिशन ई विद्यालय। मिशन ई विद्यालय तो शुरुआत की गई थी इसकी 15 अक्टूबर 2020 को। यूट्यूब चैनल पर ई कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, यानी कि मिशन ई विद्यालय के तहत क्या किया जाएगा, यूट्यूब पर है ना ई कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखो कोरोना काल में जो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी थे, टीचर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ढंग से इस योजना का क्रियान्वयन किया। उन्होंने अपने वीडियो लेक्चर बनाए और अपना कंटेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला था। लेकिन इस प्रोग्राम को कौन चला रहा था, तो राजस्थान गवर्नमेंट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे क्वेश्चन है क्या कि मिशन ई विद्यालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित नहीं है, तो आपको ये चारों नाम याद रखने पड़ेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट शामिल थी इसमें, वेदांता ग्रुप शामिल था, केरन ग्रुप शामिल था और मिशन ज्ञान ट्रस्ट शामिल था। यानी कि ये चारों ग्रुप मिलकर, राजस्थान गवर्नमेंट और वेदांता, केरन और मिशन ज्ञान ट्रस्ट मिलकर क्या करे थे, मिशन ई विद्यालय के तहत यूट्यूब चैनल पर ई कक्षाएं उपलब्ध करवा रहे थे। और इन कक्षाओं में क्या था, 6ठी से 12वीं तक का कंटेंट था, नीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए था, CWSN वाले बच्चे उनके लिए था, इन सभी के लिए कंटेंट बनाया गया था। नेक्स्ट आता है RKSMB के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा RKSMB के, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। फुल फॉर्म है इसकी, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। यहाँ से क्वेश्चन है ना, तो एक तो फुल फॉर्म पे ऊपर ही आएगा कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, फुल फॉर्म है RKSMB की। कब शुरू किया गया, 11 जुलाई 2022 को। अब याद कैसे करें, देखो
शिक्षा में बढ़ते कदम बढ़ रहा है, यानी कि और बढ़ क्या रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें भी एक नाम आ रहा है, बढ़ते कदम। यानी कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कब शुरू किया गया? 11 जुलाई को शुरू किया गया, 2022 को। जिसके तहत क्या था, RKSMB की ऐप भी है। अब जो टीचर्स हैं उनको सबको पता है कि उनके मोबाइल के अंदर ये ऐप डाउनलोड किया हुआ सभी का, और इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, कंटेंट वगैरह भी भेजा था, उसके अलावा ट्रेनिंग भी की थी उसके ऊपर। तो RKSMB की ऐप इसके तहत बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है, इस योजना को क्यों बनाया गया, क्यों शुरू की गई, कि बच्चों को लर्निंग गैप को दूर करने के लिए यह ऐप बनाया गया। और कक्षा 3 से 8 के लिए क्या किया गया, इसके तहत ब्रिज कोर्स शुरू किया गया था, यानी कि रेमेडिएशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें क्या था, 3 सब्जेक्ट की वर्कशीट तैयार की गई थी। रेमेडिएशन प्रोग्राम के तहत 3 सब्जेक्ट की वर्कशीट तैयार की गई। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? हिंदी, अंग्रेजी और गणित। अब होता क्या था कि उस वर्कशीट में सबसे पहले क्या होता था कि बेसलाइन टेस्ट होता है, आधार मूल्यांकन, बेसलाइन टेस्ट। और उस बेसलाइन टेस्ट के आधार पर क्या किया था, 2 ग्रुप बना दिए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए। भाई सीधी सी बात है, टेस्ट लियो, अब जाकर 60% ऊपर आया, 90 तो ग्रुप ए में डाल दियो। जिसके 60% से ऊपर आया उसको तो क्या किया, ग्रुप ए में डाल दिया। और जिसके 60% से नीचे आया उसको ग्रुप बी में डाल दिया बच्चों को। फिर क्या हुआ, फिर उनके टेस्ट होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट होगा, और उसके बाद में क्या होगी, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। और ऐसे ही ग्रुप बी वालों का भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट होगा, और पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते बढ़ते यानी जनसंख्या बढ़ रही है, 11 जुलाई 2022। नेक्स्ट है दीक्षा। देखिए ये जो RKSMB की है, दीक्षा है, दीक्षा राइज है, और निष्ठा है, इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ऑफ और फोर वाला चक्कर रहता है हर एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखा करो कि कहाँ ऑफ आ रहा है, कहाँ फोर आ रहा है। दीक्षा, इस प्रकार से लोगो दीक्षा का ये देखिए बनाने की कोशिश की है मैंने, दीक्षा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि जो दीक्षा ऐप है, एक मोबाइल ऐप है जो उस समय MHRD द्वारा बनाया गया था, और जिसको अब क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय जिसको बोला जा रहा है। तो MHRD द्वारा मोबाइल ऐप बनाया गया जिसका नाम था दीक्षा ऐप। और दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब देखिए ये क्यों बनाया गया, दीक्षा ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और उस दीक्षा ऐप को कब लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। कब लॉन्च किया गया, 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दीक्षा है क्या, एक शिक्षक केंद्रित पहल है, टीचर सेंटर्ड पहल है, यानी कि इसके सेंटर में टीचर को रखा गया है। शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन पर बल दिया जा रहा है, और बच्चों को अध्ययन सामग्री भी प्रेषित की जा रही है। यानी कि इस दीक्षा ऐप के तहत क्या किया गया है कि शिक्षकों को केंद्र में रख के उनके व्यावसायिक उन्नयन पर तो बल दिया गया है, और उसके अलावा बच्चों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है, सामग्री तैयार की गई है, अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। अब इस दीक्षा के देखिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें एक है विद्या, जो PM विद्या के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा है निष्ठा, ट्रेनिंग है निष्ठा। अब जो टीचर्स हैं उनको तो पता है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है, निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी। और उसके अलावा ETB, यानी कि एनर्जी टेक्स्ट बुक तैयार करनी है बच्चों के लिए। अगला प्रोग्राम है विद्यादान, यानी कि विद्या का दान करना, यानी कि इससे बड़ा दान क्या हो सकता है, कि विद्या का दान मतलब क्या हुआ कि बच्चों के लिए ना अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा एक क्विज भी थी जिसका नाम था डिस्कवर गांधी क्विज। ये सभी इसके तहत योजनाएं चल रही हैं दीक्षा ऐप के तहत, जो एक मोबाइल ऐप है, MHRD द्वारा बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की थी, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ये जो ऐप है ये मेड इन इंडिया है, भाई भारत के अंदर ही बनाया है। और कंपनी को नाम क्या है, सनबर्ड, इंपॉर्टेंट है,
मेड इन इंडिया ऐप है और सनबर्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है दीक्षा को। अब देखिए दीक्षा के तहत है ना ट्रेनिंग हुई थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। पहले तो क्या हुआ था कि कोरोना से पहले तो निष्ठा की ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पर होती है, टीचर्स को ब्लॉक लेवल पर बुलाया गया और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन जैसे ही कोरोना है उसके बाद में क्या कर दिया गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर दी गई निष्ठा की। और इसकी शुरुआत, जो निष्ठा की शुरुआत है वो कब की गई थी, 21 अगस्त 2019 को। 21 अगस्त 2019 को निष्ठा की ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर, अब देखिए यहाँ पर भी 4 ही आ रहा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, यानी कि जो संस्था प्रधान है, स्कूल हेड्स का मतलब संस्था प्रधान, एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा की फुल फॉर्म। अब देखिए जो दीक्षा ऐप है ना, इसमें टीचर को तो, टीचर ओरिएंटेड तो था ये, शिक्षक केंद्रित तो है, लेकिन इसके अलावा, शिक्षक के अलावा इसमें विद्यार्थियों को भी जगह दी गई है, अभिभावकों को भी जगह दी गई है। अब इस दीक्षा पोर्टल के आधार पर ही राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया, एक दीक्षा राइज नामक पोर्टल तैयार कर लिया। दीक्षा राइज यानी कि जो दीक्षा जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका क्रियान्वयन राजस्थान में दीक्षा राइज के नाम से हो रहा है। वो देखिए दीक्षा राइज, दीक्षा राइज। अब दीक्षा की फुल फॉर्म तो वही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, लेकिन राइज की फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, राजस्थान इंटरफेस। अब ध्यान रखना है इंटरफेस है यहाँ पर, और आगे क्या है, फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अब देखिए एजुकेटर्स आया, मतलब सेंटर में कौन है, शिक्षक है, एजुकेटर इसके सेंटर में है। दीक्षा राइज, राइज से तात्पर्य है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। और इसकी जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन पूछी जाती है, आवर टीचर्स आवर हीरोज। आवर टीचर्स आवर हीरोज किसकी टैगलाइन है, दीक्षा राइज या दीक्षा की, दोनों की टैगलाइन एक ही है, आवर टीचर्स आवर हीरोज, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, शिक्षार्थी भी शामिल हैं और अभिभावकों का भी ध्यान रखा गया। और दीक्षा राइज यानी कि राजस्थान में दीक्षा पोर्टल के संचालन के लिए राइज का गठन किया गया। और जो संचालन तो कौन कर रहा है, RSCRT के द्वारा हो रहा है। और जिले के ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नोडल एजेंसी कौन सी है, डाइट है। देखिए सेंटर की बात करें अगर अपन, तो वहाँ पर जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, ऊपरी ऊपर, वो होगी NCRT। और जब स्टेट की बात आएगी तब क्या हो जाएगी, RSCRT आ जाएगी। और जब डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो कौन सी नोडल एजेंसी हो जाएगी, डाइट हो जाएगी। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन पूरा प्रयास किया मैंने कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई मेरे को आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या कमियां हैं, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, या आवाज़ नहीं आ रही आपके पास, या और किसी तरीके से कंटेंट को सुधारा जा सके। तो आपके सुझाव है ना आमंत्रित हैं। और वैसे आपको एक बात से आश्वस्त कर देता हूँ मैं कि ये जो कंटेंट है ये एकदम प्रमाणित स्रोतों के आधार पे ही है, चाहे वो आपके पोर्टल से उठाए गए हैं और जो साला दर्पण है वहाँ से उठाए गए हैं। तो कंटेंट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं, आप इसको बेधड़क तैयार कर सकते हो। चाहे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुट होते हैं। और कुछ कमेंट आए थे पिछले वीडियो पर, जिनमें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मांगीलाल जी विश्नोई ने कमेंट किया था, शायद साउंड के लिए किया था कि भाई साउंड कम है या ज़्यादा, मेरे समझ में नहीं आया। तो मांगीलाल जी ध्यान रखेंगे आगे से कि साउंड अच्छे ढंग से हो, अच्छे से आपके पास आवाज़ आए। और एक समथिंग स्पेशल नाम से कमेंट आया था कि सर आप इसको डिजिटल तरीके से पढ़ाओ। तो देखिए अभी शुरुआत है, प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भेजेंगे, तो मेरे को भी क्या मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।